हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णला क्लासेस। आज हम देखेंगे, हम लास्ट वीडियो में मॉर्गेज देख रहे थे, तो आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि प्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सादे बंधक में बंधक धन के 100 रुपये से अधिक होने पर, ठीक है, जो सादा बंधक होता है 100 रुपये से अधिक भी है तो तब भी उसकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऐसा कौन सा बंधक है जिसमें 100 रुपये से अधिक प्रॉपर्टी होने पर भी रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है? तो वो है सादा बंधक। जबकि सशर्त अंग्रेजी एवं भोग बंधक की स्थिति में बंधक धन के 100 रुपये या उससे अधिक होने पर रजिस्ट्री अनिवार्य है। ठीक, जो बाकी सशर्त अंग्रेजी भोग बंधक हैं, तो यदि प्रॉपर्टी 100 रुपये से अधिक है तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है। भोग बंधक एवं अंग्रेजी बंधक में बंधककर्ता को बंधक धन पर बंधकदार को कब्जा देना अनिवार्य होता है। कौन कौन से में? भोग बंधक और अंग्रेजी बंधक में कब्जा देना अनिवार्य है, ये भी पूछ लिया जाता है। और जबकि सशर्त विक्रय बंधक की स्थिति में कब्जा देना जरूरी नहीं होता है। ठीक, सादे बंधक, भोग बंधक एवं अंग्रेजी बंधक में बंधकदार को बंधक धन की जब्ती का अधिकार नहीं होता है। ठीक, जो बंधकदार है वो प्रॉपर्टी पर जब्ती नहीं कर सकता है। कौन कौन से? सादे, भोग और अंग्रेजी बंधक में। जबकि सशर्त विक्रय बंधक की स्थिति में बंधकदार को जब्ती का राइट होता है, क्योंकि बंधककर्ता स्वयं से राइट देता है। सादे बंधक एवं अंग्रेजी बंधक में बंधक धन अदा करने का व्यक्तिगत दायित्व बंधककर्ता का होता है। सशर्त विक्रय बंधक की स्थिति में भी बंधककर्ता को बंधक धन चुकाने का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। साधारण बंधक एवं अंग्रेजी बंधक में बंधककर्ता द्वारा बंधक धन चुकाने में चूक करने पर बंधकदार को बंधक संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूल करने का अधिकार होता है। कौन कौन से बंधक में? साधारण और अंग्रेजी बंधक में बंधकदार को बंधक संपत्ति को बेचकर, जो बंधकदार है संपत्ति को बेच सकता है और अपना कर्ज वसूल कर सकता है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक की स्थिति में बंधकदार के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। और अधिनियम की धारा 59 यह निर्देश देती है कि बंधक की धनराशि 100 रुपये उससे अधिक होने पर उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक, और कम से कम 2 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित भी होना चाहिए, जबकि सादे बंधक में ऐसा आवश्यक नहीं है। और दस्तावेज जो किसी संपत्ति पर कोई बंधक या हित उत्पन्न नहीं करते और जो भूतकालीन समयवार के अभिलेख मात्र हैं, ऐसे दस्तावेजों की ग्राह्यता के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जो किसी बंधक में कोई हित उत्पन्न नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन की तो आवश्यकता ही नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज में समयवार से संबंधित सभी आवश्यक बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। 1929 ईस्वी के संशोधन द्वारा अधिनियम में 59A को नई धारा के रूप में शामिल किया गया, जिसके अनुसार बंधककर्ताओं और बंधकदारों के अंतर्गत वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्हें उनसे हक प्राप्त हुआ हो, अर्थात उनके उत्तराधिकारी को भी शामिल किया गया हो। उत्तर प्रदेश में प्रतिभूत मूलधन चाहे जितना हो, बंधक का पंजीकरण आवश्यक होगा हर हाल में। और सादा बंधक का पंजीकरण अनिवार्य है, प्रतिभूति राशि का कोई महत्व नहीं है। ठीक, और हक विलेखों का निक्षेप द्वारा बंधक का पंजीकरण आवश्यक नहीं होता है। हम देखते हैं बंधककर्ता के राइट्स एंड ड्यूटीज, तो धारा 60 से 66A में दिए गए हैं। तो अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत बंधककर्ता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अपनी संपत्ति को मोचन कराना होता है, यानी रिडीम। ठीक है, इसे राइट टू रिडम्पशन बोलते हैं। और बंधक धन के शोध्य हो जाने पर बंधककर्ता उचित समय और स्थान में बंधक संपत्ति के मोचन के लिए निर्धारित धनराशि बंधकदार को भुगतान कर देता है। तो वह बंधकदार से कहता है कि सबसे पहले वह हक, बंधक विलेख तथा उससे संबंधित सभी दस्तावेज उसे वापस कर दे जो उसने दी है, और वह अपने कब्जे की संपत्ति को भी बंधककर्ता को वापस कर दे। और बंधककर्ता के खर्च पर बंधककर्ता बंधक संपत्ति उसे उसके द्वारा निर्देशित या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दे जिसे वह निर्देश दे। कुछ परिस्थितियों में बंधककर्ता को विमोचन का अधिकार होता है। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ? सबसे पहले बंधक धन शोध्य हो जाने पर, यदि बंधक धन शोध्य हो गया है तो वो क्या करेगा? विमोचन करेगा। बंधक धन की अदायगी हेतु निविदा की गई है या विमोचन का अधिकार प्राप्त करने हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया हो। इस पर केस है रघुनाथ सिंह बनाम मुसम्मत हंसराज। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि बंधककर्ता को संपत्ति का मोचन कराने का अधिकार है और उसे किसी भी आपसी करार से छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें कहा था रघुनाथ सिंह बनाम मुसम्मत में। इंपॉर्टेंट केस है, पूछ लिया जाता है। विमोचन का तात्पर्य क्या है? तो विमोचन बंधककर्ता में निहित वह अधिकार है जिसके द्वारा बंधक धन की अदायगी हेतु जमानत रखी गई संपत्ति की ऋण की अदायगी होते ही बंधककर्ता या उसके उत्तराधिकारी को बंधक संपत्ति वापस कर दी जाती है।
मोचन या रिडीम शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये संपत्ति को वापस खरीदना या अदायगी द्वारा स्वतंत्र करना होता है। यदि पक्षकार के कार्य द्वारा या न्यायालय द्वारा यह अधिकार निर्वापित हो चुका हो तो मोचन नहीं कराया जा सकता। यह बंधककर्ता का अधिकार होता है, अतः उसे विमोचन कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम इस पे कुछ समस्याप्रद प्रश्न देख लेते हैं। क्या निश्चित अवधि के लिए किए गए बंधक का मोचन समय बीतने से पहले किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। बंधक संपत्ति का मोचन निश्चित अवधि के पूर्व कभी नहीं हो सकता जब तक कि आशय की कोई स्पष्ट संविदा न कर ली गई हो। इस पर केस है बख्तावर बेगम बनाम हुसैनी खातून। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने उपयुक्त तथ्य की पुष्टि के लिए इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि विमोचन के अधिकार की स्थिति एवं प्रभाव बंधक पत्र में वर्णित अवधि के पश्चात ही होता है, अतः बंधक धन का उसके बीच ही भुगतान करके संपत्ति के विमोचन संभव ही नहीं होगा। विमोचन की डिग्री दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 34 के रूल 7-8 के अनुसार होगी। धारा 60 से स्पष्ट है कि मोचन के अधिकार का प्रयोग मूलधन शोध्य हो जाने पर ही किया जा सकता है। ठीक है, तो मोचन का राइट कब होगा? जब मूलधन शोध्य हो जाए। वोरा अमीन बनाम इब्राहिम वोरा तेराल मोहम्मदी के मामले में यह निश्चित किया गया है कि बंधक विमोचन के क्रमिक वाद को तब तक संस्थित किया जा सकता है जब तक कि विमोचन का अधिकार समाप्त नहीं होता है। विमोचन बंधककर्ता का अधिकार है, अतएव संपत्ति छुड़ाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। गंगाधर बनाम शंकरलाल, इस मामले में कहा गया कि एक बार जो बंधक के रूप में सृजित किया गया है वह हमेशा के लिए एक बंधक ही रहेगा। इसी तथ्य को एम रामगोंडा पाटिल एवं अन्य बनाम श्रीपत बलवंत रानाडे इसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदित भी किया इसे। तो मतलब जो उसका राइट टू रिडेम्पशन है उसे छीना नहीं जा सकता, उसमें हमेशा नहीं रहता है, वो चाहे कभी भी इसका यूज़ कर सकता है। महमूद अली बनाम कल्याण दास, इस वाद में प्रतिपादित किया गया कि ऋण अदा होने पर संविदा प्रवर्तनीय करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है तथा इनके साथ ही बंधककर्ता का उन्मोचन का भी राइट समाप्त हो जाता है। अधिनियम की धारा 60A यानी 60A ऐसे बंधकदार के मामलों में नहीं लागू होगी जहां बंधक की संपत्ति उसी के कब्जे में हो। अन्य सभी मामलों में विमोचन कराते ही बंधक की संपत्ति तत्काल बंधककर्ता को वापस लौटानी होगी। यदि बंधककर्ता ऐसे निर्देश दे कि बंधक की संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को सौंपनी है तो इस निर्देश को बंधकदार को मानना पड़ेगा और दस्तावेजों की निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार अधिनियम की धारा 60B में है। यदि एक से अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पास किए गए हो तो बंधककर्ता का पृथकतया साथ साथ मोचन कराने का अधिकार धारा 61 में है। ठीक है, यदि बंधक एक ही बंधकदार के पास किए गए हों एक से अधिक तो वो अलग अलग मोशन करा सकता है, मतलब पहले एक का फिर दूसरे का। हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है उत्तराखंड जुडिशरी में स्पेशल। ठीक है, यूपी और उत्तराखंड में। तो यह सिद्धांत विमोचन के अधिकार से संबंधित है और भारतीय न्यायालय ने संपत्ति विमोचन के अधिकार से संबंधित जो भारतीय न्यायालय है इन्होंने संपत्ति अंतरण के अधिनियम के पूर्व इसे लागू किया गया था और यहाँ वर्तमान में इस सिद्धांत का प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 61 समीकरण की व्यवस्था को सामान्यतः समाप्त कर चुकी है। यह धारा उन्हीं परिस्थितियों में लागू होगी यदि प्रतिभूत ऋणों का समेकन किया जा रहा हो। प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत ऋणों का समेकन कभी भी संभव हो, चाहे संविदा हो या न हो। तो हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।